टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कंप्लीट है, समझ आ गया सबको? देन आता है रिफ्रैक्शन। इजी है रिफ्रैक्शन भी, देखना जरा रिफ्रैक्शन क्या है। इस तरह से सरफेस होगा, मान लो कोई सरफेस है ए एंड बी, तो रिफ्रैक्शन तब होती है जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए तो रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, जैसे मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट क्या करती है, जैसे ही इंसिडेंट रे सरफेस पे बनेगी, ठीक है, सरफेस पे स्ट्राइक किया, कौन सा सरफेस है जो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अब रे ऑफ लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्शन फेस करती है। और रिफ्रैक्शन किस तरह से फेस करेगी, एक नॉर्मल लिया जाता है, अगर रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, अगर रिफ्रैक्शन फेस ना करती तो ये ऐसे जाती, और ना करती मान लो मीडियम सेम होते तो, लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहे हैं, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है, ये है नॉर्मल, इस तरफ बेंड होगी, और ये एंगल बन जाता है आई, और ये एंगल है आर, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये आई जो है, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात ये? अब ये जो रिफ्रैक्टिव, इसका रेयर मीडियम आ रहा है, डेंसर मीडियम है, आप लोगों को बुक में इस तरह से मिलेगा N1 N2, ये जो मेंशन किया होती है चीजें N1 से या म्यू से भी मेंशन किया होता है, N1 भी मिल सकता है या आपको ऐसे मिल सकता है μ1 μ2, दोनों का मतलब एक ही है ना, एक चीज मिलेगी, या N मिलेगा या म्यू मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगी। ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे N1 की वैल्यू इधर मैं बोलूंगा लेस देन है N2 से, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है वो रेयर मीडियम होता है, जिसका ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। अगर रे ऑफ लाइट मान लो डेंसर टू रेयर जाती, ये N1 है और ये N2 है, सपोज करें N1 ग्रेटर देन N2 होता, ठीक है, N1 ग्रेटर देन N2 होता, इसका मतलब हुआ ये डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट इस तरह से आनी थी, ठीक है, और नॉर्मल इस तरह से पास होना, तो रिफ्रैक्शन फेज ना करती तो ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो रहे हैं और मीडियम में ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये बन गया आपका एंगल आर, और ये बन गया एंगल आई। बात है नहीं समझ, ये डेंसर टू रेयर मीडियम, ये बिल्कुल बेसिक्स इसकी टर्म है। फिर इस पे आती है आपकी टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या होती है, रेशो होती है C ओवर V की, N से डिनोट करते हैं, C ओवर V की ये रेशो है, N के साथ साथ इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, N से भी डिनोट कर देते हैं या म्यू से भी आपको मिलेगा, जो मैं बात कर रहा था अभी, N से भी और म्यू से भी, और ये क्या है, रेशो है, ठीक है, किसकी रेशो है, C, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C ओवर V। सर फिर से बोलना, C ओवर V, C है स्पीड ऑफ लाइट और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस मीडियम पे क्या है स्पीड ऑफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आप लोगों का। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, किस तरह से चीजें लिखनी, जैसे आपको मिल सकता है 1 and 2, तो इसका मतलब होता है N2 ओवर N1। इसका मतलब क्या है, रे 1 से चल रही है 2 की तरफ, जैसे इधर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1 से 2 की तरफ गई है, तो 1 and 2।
ऐसा भी तो हो सकता है इधर से सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ हो 2 पे और 1 की तरफ जाए, तो लिखेंगे 2n1, और इसको लिखेंगे ऐसे n2 over n1, ठीक है। और n2 किसके इक्वल हो गया, n2 हो गया c over v2, और n1 किसके इक्वल होगा, c over v1, तो c से c कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, v1 over v2। तो याद रखना 1 and 2 is also equal to v1 over v2। आ रही बात है समझ? अब मेन बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन की, और उसके लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखेंगे कि किस तरह के रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। क्लियर है ना, ये जो अभी किया ये क्लियर है ना बेसिक। तो अभी हम लोग रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो तरह के हैं, एक है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और एक है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। करिए लोग। तो जैसे हम लोगों ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किया ना, वैसे ही इधर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो दो तरह के मिलेंगे, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है, दो तरह के हैं, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट ले लो आप लोग कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और सेकंड ले लो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनका देखना किस तरह से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कनकेव की, तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस किस तरह का होगा, उसका इस तरह से सरफेस होगा कनकेव का, और मीडियम अलग से होने चाहिए तो इस तरह का सरफेस होगा, ठीक है। इस पर इस तरफ आ गई आपकी एयर आ गई, और इस तरफ मान लो ये ग्लास का बना हुआ है, तो इस तरफ अगर एयर ले ली तो इस तरफ क्या आ गया, ग्लास आ गया, कुछ भी हो सकता है तो, ठीक है। और इसके जितने भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह आएंगे वो इस तरफ आने हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह इस तरफ आएंगे, ठीक है। और इसका मीडियम बताना हो तो ये लिख सकते हैं n1 आ गया, ये n2 आ गया, और n2 ग्रेटर देन n1 आ गया। लग रहा ना बता, ये कौन सा है, कनकेव है, ये कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें किसी को? कनकेव मिरर की तरह ये देख लो थोड़ा सा, है ना, सेम माइंड में रखना। और जो कन्वेक्स है दूसरा, वो इस तरह का सरफेस होता है, ठीक है। ये फिर से n1, इसको n2 मान लो, इस पे जितने भी आप लोगों के रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, सारा कुछ वो इस तरफ आना है। क्लियर है बातें? अभी इसी पर हम लोग इमेजेस स्टडी करेंगे, और आप लोगों को आर्टिकल आते हैं कि डिराइव रिलेशन बिटवीन n1 n2 u r v, इनके बीच में कोई रिलेशन बनाओ। फिर साथ में बोला होता है कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, किस तरह से आता है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। पर मेनली आप लोगों को भी ये देखो कि कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस किस तरह से दिखना है, और ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस किस तरह से दिख रहा है। आ रही बात है समझ? तो अब एक जरा आर्टिकल सा रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना हर एक चीज। एक हो गया तो फिर सारे हो गए, ठीक है। लगभग 6 केसेस हैं इसके, 6 केसेस है टोटल। तो 6 केसेस मतलब एक जिसको आ गया उसको 6 याद आने। समझ आ रही ना बात? किसकी सर रिफ्रैक्शन की? हाँ, ये रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कन्वेक्स की अगर बात करें तो ये है कन्वेक्स हम लोगों का इस तरह का शेप,
ठीक है, कन्वेक्स बन गया। और इसका पोल तो उधर से प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, इस तरह से ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है दैट पॉइंट इज P, और इसी तरफ आपके R एंड C आएंगे। इस तरफ N1 लिख लो, इसको मैं लिख देता हूं N2। ये N2 इज ग्रेटर देन N1 विच मींस ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर होगा। इसको एयर कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, इसको ग्लास कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो केस हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पर जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट बात वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो बननी है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट ही इमेज बनाएंगे, पॉइंट इमेज, और रियल होनी चाहिए, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज के साथ साथ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी इन रेयर मीडियम होगा, ठीक है। ये आपको बोला होगा आर्टिकल पे भी कि कंसीडर ऑब्जेक्ट जो करना है वो रेयर साइड करना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर कर लिया इस तरफ, ठीक है। अब डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट से देखना, एक एक बात अच्छे से सुनना। जैसे ही इस पर रेस पड़ेगी सन से, उसके बाद वो सारी रेस हर डायरेक्शन में मिड होंगी, तो उसी से मैंने एक रे ली जिधर से गई और इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। ये जो रे जा रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये रे अपना मीडियम चेंज करेगी, N1 से N2 की तरफ जाएगी। तो मीडियम चेंज होने की वजह से, रेयर टू डेंसर जाने की वजह से ये रिफ्रैक्शन फेस करेगी इस पॉइंट पर। तो रिफ्रैक्शन फेस करती है तो अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, वो तो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मल ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। मिरर के केस में भी हम लोगों ने ये देखा था, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन फेस ना करती तो ये ऐसे जाती इस तरह, तो डॉट लगा ये बनाना पड़ा। लेकिन रेयर टू डेंसर जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन फेस करेगी और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। पता लग रहा है ना इसको? तो ये है नॉर्मल, तो इसका मतलब ये इस तरफ बेंड होगी, इस तरफ आगे नहीं जाएगी, इस तरफ बेंड होगी। तो इस साइड जैसे ये बेंड करेगी रे ऑफ लाइट, तो ये जाना इस तरह से स्टार्ट करेगी और जाकर किसी पॉइंट पर आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको कट करेगी। जिस पॉइंट पर ये कट करती है उसको बोलते हैं इमेज। और इस पर इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि मिरर के केस में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इसी तरफ अगर इमेज बनती थी तो हम लोग रेयर बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इधर है और दूसरे मीडियम पर अगर इमेज बनती है तो उसको रेयर बोला जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस है। तो ये रियल इमेज बन चुकी है, पॉइंट इमेज है। ये एंगल नॉर्मल के साथ आई होता है, रिफ्रैक्टिंग रे का नॉर्मल के साथ एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इसने रिफ्रैक्शन फेस की उसको मैं एम कंसीडर कर रहा हूं और इधर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एम, ठीक है। अब एक छोटी सी और अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट को एंगल अल्फा लेना है, इमेज को एंगल बीटा कंसीडर करना है और सी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा दैट इज गामा। और ये साइन कन्वेंशन का ही पार्ट है, इसी तरह से हम लोगों ने कंसीडर करना है। इमेज के लिए अल्फा, सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा और सी के लिए गामा। बाकी सारी कन्वेंशन वैसे रहेगी, यू वी एफ जो हम लोग लेते थे वो सारा सेम है। तो अभी इस पर सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एम ओ और ये नॉर्मल वाली लाइन देखो सी तक जा रही है, एम ओ सी। तो इस पर आप लोग देखोगे कि जो एंगल आई है, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल आई जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दैट इज अल्फा प्लस गामा।
इसमें डाउट तो नहीं आया? एंगल आई इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर अल्फा प्लस गामा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखनी है बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बात क्लियर हो रही है सारी? Yes. अब इसी पर आप लोग देखें कि एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो इट विल बी अल्फा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा एंड गामा विल बी इक्वल टू tan ऑफ गामा। क्लियर है बात? ये एंगल्स काफी स्मॉल है, सो इट मींस I इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा आप लोग कैलकुलेट करें, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो अल्फा के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है? MNO ट्रायंगल लें तो परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा, दैट इज MN, और बेस की बात करें तो NO। क्लियर है बात? Yes. और गामा के केस में देखें, ये है गामा, तो tan फिर से परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है MN over और NC. राइट MN ओवर N ऑफ C। एज MN इज कॉमन इन बोथ साइड, तो इसको कॉमन लें और नीचे भी एक छोटी सी चीज और कर लें कि पॉइंट जो N है और पॉइंट P है, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज कर्वेचर, राइट, अपर्चर या कर्वेचर भी बोल सकते हैं, अपर्चर भी बोल सकते हैं, आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सो अगर स्मॉल है तो इसको लिखेंगे PO और इसको लिख देंगे 1 ओवर PC और इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लें। इसमें कुछ डाउट तो नहीं आपको? क्लियर है बात? ये लग रहा ना पता सबको? Yes. देन हम लोग आर एंगल को कंसीडर करेंगे कि आर एंगल मिले तो आर एंगल के लिए आप लोग देखोगे ऐसी ट्राइंगल जिस पर आर आ रहा हो। तो ये देखो ट्राइंगल लेने वाले हैं हम लोग, ये आर है ना, ये दो लाइनें हैं, एक ये, तो पॉइंट M आ गया और इधर से देखो I चला गया और ये वाली लाइन देखो C चला गया। तो ट्राइंगल आपने ले ली MIC और इस पर आप लोग देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो गामा है ना। इस देखो ये और ये एक्सटीरियर एंगल ये गामा, ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा और इधर से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा एंड टेक इट और कन्वर्ट इट इन tan फॉर्म। एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है, हर बात पे आप लोगों ने लिखनी है बातें, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं और आप लोगों को लिखना है इधर कि एज एंगल्स आर स्मॉल दिस विल बी इक्वल टू दिस मच। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, r इज इक्वल टू tan गामा की वैल्यू फिर से ट्राइंगल MNC ले लो, ये बन गया MN ओवर NC और tan बीटा की वैल्यू देख लो MN ओवर NI। फिर से आप लोग क्या करोगे, MN ले लो कॉमन और पॉइंट N एंड P आर वेरी क्लोज, सो इट विल बिकम 1 ओवर NC को क्या लिख देंगे PC और NI को लिख देंगे PI। ठीक है, ये जो NC था ना, देखो N से लेकर C तक इसको लिख देंगे PC क्योंकि ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज है। और दूसरा जो था NI उसको भी कर देंगे PI। आ रही बात है समझ? Yes. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब एक लॉ है जो मैंने अभी डिस्कस किया नहीं, मैंने अभी देख लो, इम्पोर्टेंट भी है। लॉज ऑफ 10th में तुमने पढ़ा होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ही, और वो लॉ है स्नेल्स लॉ। ठीक है, सो आप लोग लिख सकते हो आगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ I ओवर साइन ऑफ R इज इक्वल टू N। ये आप लोग रीड भी करना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पार्ट है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में एक आती है स्टेटमेंट, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन I ओवर साइन R। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल होता है, ये याद रखना। और N का मतलब होता है 1 and 2। ठीक है, N का मतलब क्या होता है 1 and 2, 1 से 2 की तरफ। डाउट नहीं आ रहा इसमें? फिर आपका आ गया कि एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, राइट, एज एंगल आर वेरी स्मॉल, स्मॉल है तो क्या होगा, साइन I विल बी इक्वल टू I और साइन R विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R, तो इट विल बिकम्स I ओवर R
और इसको क्या लिख सकता हूं मैं n2 ओवर n1। i की वैल्यू देखो इधर से डाल सकते हैं लोग, i की वैल्यू क्या आ गई mn, तो ब्रैकेट पे आ गया 1 ओवर po प्लस 1 ओवर pc, और r की वैल्यू इधर से डाल दो, देखो mn ओवर 1 ओवर pc माइनस 1 ओवर pi इज इक्वल टू n2 ओवर n1। ये देखो इधर से कैंसिल करो और ये मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया n1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 ओवर po प्लस 1 ओवर pc। आ रही ना बातें समझ? और n1 से कर दिया, ये सारा जो इधर है इसको इस तरफ ले गए, ये बन गया n2 1 ओवर pc माइनस 1 ओवर p ऑफ i। अब इधर हम लोग साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और साइन कन्वेंशन क्या होती है, देखो इसको रखा n1 1 ओवर po, p से हो क्या है, देखो p से ऑब्जेक्ट, p से हो क्या होगा माइनस u, क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ उल्टा काम हो रहा है, सो p से u माइनस u, पता ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा p से c क्या होगा प्लस का r, यस सर, और p से i क्या होगा v। तो ये सारी टर्म्स हम लोग इधर पुट कर देंगे। देखो po की जगह हमने डाल दिया माइनस ऑफ u, pc की जगह 1 ओवर r और n2 आ गया, और pc की जगह 1 ओवर r आ गया, और pi की जगह 1 ओवर v आ गया। डाउट तो नहीं आ रहा कोई? तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक रिलेशन सा बनना स्टार्ट हो गया, ये नोट है इस तरफ का। तो अच्छा इससे नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बस पैटर्न में बांधना है थोड़ा सा, आर आर वाले एक साथ कर लो, ये जो आर आर है ना वो ब्रैकेट्स ओपन करके एक साथ कर लो, बाकी सारा एक तरफ। तो ये थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, क्या माइनस n1 ओवर u प्लस n1 ओवर r इज इक्वल टू n2 ओवर r माइनस n2 ओवर v। आर आर इकट्ठे कर लो, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, ये बन गया n1 ओवर r माइनस n2 ओवर r, और इसको u वाले को दूसरी तरफ ले जाना है, ये बन गया n1 ओवर u माइनस n2 ओवर v। आप लोग इधर से r एलसीएम कॉमन ले लो, ये बन गया n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 ओवर u माइनस n2 ओवर v। तो आपका ये एक रिलेशन बन चुका है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, ठीक है। पर अगर एक और आप लोग केस देखो कि कई बार रिजल्ट आपको कुछ और तरह से भी मिलता है, वो रिजल्ट किस तरह से मिलना है वो देखना। ये क्लियर है बात इतनी? अगर मैं बोथ साइड इसको n2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये टर्म्स होना इधर, इसका एक रिजल्ट ये भी है, लेकिन सपोज करो मैं डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड विद n2, तो थोड़ा सा देखना, तुम इसको ऐसे लिख सकता हो, दोनों साइड n2 से डिवाइड करूंगा तो ये n1 ओवर n2 लिख सकता हूं ऐसे अपॉन r, यस सर, बात एक ही है ना। यस सर, और इस तरफ भी क्या लिख सकता हूं n1 ओवर n2 ओवर u माइनस n2 ओवर n2 ओवर v, कर सकता हूं ना ऐसे बोथ साइड। तो जहां भी n1 ओवर n2 है उसको हम लोग बोलते हैं n, और n2 से n कट गया 1 बच गया, और इधर भी n1 ओवर n2 बन गया n ओवर u, और ये बच गया 1 ओवर v। तो ये भी एक रिजल्ट है। थोड़ा सा डायरेक्ट ही माइंड में रखना होगा, जहां पे 1 था ना n1 वो n बन गया है, जहां पे n2 था वो 1 बन गया है, ठीक है। तो एक ये भी रिजल्ट बन रहा है। तो आपको देखना है कि आपको प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, क्योंकि कई बार आपको जो रिजल्ट वो बोलता है प्रूव करने के लिए, वो बोलता है n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बनाओ, कई बार बोलता है कि n की फॉर्म में बनाओ। इस तरह से आप लोग रिजल्ट बना सकते हैं। एक बार सारा देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बुक में रिजल्ट्स आगे पीछे मिल सकते हैं, देखो ऐसे मिल सकता है, वो देख लेना छोटा मोटा मैथ्स 1 माइनस n, n माइनस 1 है, आउटसाइड भी है, उल्टा हो जाना है, वो प्लस माइनस देख लेना छोटा मोटा। बात आ रही ना समझ? डाउट तो नहीं किसी को? मानसू एक छोटी सी गलती ठीक कर लो आप लोग, इस पे ये गड़बड़ लग गया ना, पता क्या हुई, n1 ओवर n2 नहीं n के इक्वल होता है, n जो था ना वो था n2 ओवर n1 के इक्वल। आ रही बात याद है? तो आप लोग इधर डिवीजन के लिए जो स्टेप लिखोगे ना, आप लोग ऐसे लिखना कि डिवाइड बोथ साइड बाय n1,
ठीक है, तो ये सारा जहाँ पे है ना देखो ये n1 आ जाना है, इधर भी क्या आना है n1 आना है, और इधर भी n1 और इधर भी n1, और थोड़ी सी रिजल्ट चेंज हो गई। तो अब ये क्या बन गया, n1 से n1 कट के ये 1 बन गया, और ये बन गया n, बोलो, और ये बन गया देखो 1, n1 से n1 कट के 1, और ये क्या बन गया n। तो ये रिजल्ट बन रहा है जी, ठीक है, छोटा सा एरर आ गया था, ये चेक कर लेना आप लोग। इसी को आपको रिजल्ट ऐसे मिल सकता है, ये n-1/r इक्वल टू n/v -1/u किया गया मैंने इधर, सिंपल एक नेगेटिव कॉमन लिया दोनों साइड, तो ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है। क्लियर हुई ना बातें? ये टर्म माइनस समझ क्या बोला मैंने इधर, डिवाइड बोथ साइड विद n1 करना, मैंने इसको रखा पता है, क्योंकि n2/n1 n के इक्वल होना है, ठीक है। देन आप लोग सेकंड केस करोगे, सेकंड केस क्या करना है, तो नेक्स्ट केस क्या आएगा आप लोगों का, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फिर से रिफ्रैक्टिंग सरफेस यही किया जाएगा। ऑब्जेक्ट फिर से आप लोगों को रेयर मीडियम पे रखना है, व्हिच मींस इसी तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे, पर इमेज जो है ना वो वर्चुअल इमेज बनानी है। ये जो केस पड़ा इस टाइम की बोर्ड पे, ये रेयर इमेज है, वर्चुअल इमेज कौन होता है, इसी तरफ इमेज बननी चाहिए जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या है, इधर देख लो, दोनों डायग्राम रखता हूं साथ में ताकि कंपेयर कर सको। इस तरह से होगा सर, कन्वेक्स के लिए करने हैं, कन्वेक्स के लिए। तो इधर से आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब जरा सुनना बात है, सुन लेना जरा। अगर पोल के क्लोज ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ये दूर है, अगर क्लोज रखा जाए ना इधर से ऑब्जेक्ट, तो एक इंसिडेंट रह जाएगी इस तरह से, ठीक है, ऐसे जाएगी वही सेम जैसे इसमें की। फिर नेक्स्ट काम आ गया, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन फेस करेगी तो नॉर्मल ले लो, तो ये ले लिया जी नॉर्मल। देखना जरा, ठीक है, अच्छे से देखना भी बातें। और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो एंगल आई मिल गया। अगर रिफ्रैक्शन फेस ना करती तो ये रे इस तरह से जाती, पर रिफ्रैक्शन फेस करेगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और कंसीडर कर लिया n2 ग्रेटर देन n1, तो इट मींस रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन अगर इसकी बेंडिंग थोड़ी सी होगी तो नॉर्मल की तरफ इस तरह भी बेंड होगी, लेकिन मान लो इतना सा बेंड हुई, ठीक है, इतना सा बेंड होगी, तो अब इस तरफ तो प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं मिलेगी ना, ये इस तरफ नहीं मिलेगी, ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक साइड एक्सटेंड करते हैं इस तरह। आई बात समझ? तो इमेज जो मिलेगी इस तरफ, और ये जो इमेज है इसको बोला गया है वर्चुअल। क्लियर है बात? ये है आई पॉइंट का सिंपल फंडा है ना, कि क्या हुआ कि ये रे ने रिफ्रैक्शन फेस की, इमेज वहां पे बनती है जब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे। तो ये रे मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये कट नहीं करेगी, ऐसे ऊपर जा रही है, इधर जाके फिर से रिफ्रैक्शन फेस करेगी, निकल जाएगी ऊपर तरफ, तो इस तरफ इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इसी को मैं बैक साइड एक्सटेंड करूंगा डॉटेड लाइन से, फिर इसने इधर कट किया तो बनी इस तरफ इमेज। आ रही बात समझ? तो अभी बाकी काम तो फिर से आपका सेम है, अभी बस एंगल देखने, ये देखना जरा इधर गड़बड़ होती है धीरे धीरे। ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट, तो ये बड़ा एंगल आई, आई ना समझ, और ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल, तो ये बड़ा एंगल आर। क्लियर है बातें? देखते रहना जरा। ये पॉइंट लिया मैंने M और इधर से नॉर्मल लिया N। अब देखना जरा, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और इधर गामा। आगे बात समझ? अब डायग्राम क्लियर हो गया, तो इसको मैं बता देता हूँ फर्स्ट को। ये बना है हम लोगों का डायग्राम वर्चुअल इमेज के लिए। वर्किंग प्रोसेस फिर से सेम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार जो एंगल हुए वैसे एंगल इधर होने हैं। जरा सुनना जरा ढंग से। अभी एंगल्स, सबसे पहले आप लोग आई को कॉमन मान के ट्राइंगल देखो कोई। सो आई एंगल निकालना है आप लोगों को, तो ट्राइंगल कौन सी लेनी चाहिए? सबसे पहले ये पॉइंट को आना है ना, तो ये देखो ट्राइंगल ले ली M। अच्छा फिर देखना जरा,
ये डॉटेड लाइन गई सी तक तो सी ले लिया, और इस तरफ ये आया ओ तक, तो MCO इन ट्राइंगल MCO। ठीक है, डाउट तो नहीं कोई? इस पे एक्सटीरियर एंगल क्या है? I इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से आप लोगों को R को कंसीडर करके भी ट्राइंगल देखनी पड़ेगी। ट्राइंगल R को कंसीडर करके ये है R। तो अब जरा देखना बातें जी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आपकी इस तरफ ये डॉटेड गई हुई है तो I है। ठीक है, तो पॉइंट MI और इस तरफ C। ये बात आई समझ? जरा देखना ये देखो R ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये बैक जो गई है ना इधर ये गई है देखो I की तरफ, तो ये बन गया M से I, और दूसरी तरफ R एंगल को ले रहे हैं हम लोग, तो ये दूसरी लाइन ये है C, तो ट्रायंगल हो गया MIC। और इस पर आप लोगों का R जो है वो एक्सटीरियर एंगल ही है पहले से ही। देखो एक्सटीरियर एंगल R किसका? बीटा प्लस गामा का। बोलिए, बीटा प्लस गामा का। हाँ, डाउट तो नहीं आ रहा भाई? वर्किंग प्रोसेस फिर से सेम है, एंगल्स आर स्मॉल, टेक इट tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ गामा, और इधर क्या करोगे? R इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा। सो I इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, ये है अल्फा, mn ओवर no, लग रहा पता? अल्फा, ये है अल्फा। ट्राइंगल कौन सी यूज करोगे? MNO अल्फा, दैट इज mn ओवर no। और tan ऑफ गामा के लिए क्या करोगे? mn ओवर nc। और इधर r के लिए tan ऑफ बीटा, बीटा के लिए mn ओवर ये है बीटा, mn ओवर ni, और गामा के लिए mn ओवर nc। इसमें तो नहीं डाउट आ रहा है? हाँ? फिर आप लोगों का स्नेल्स लॉ लगा दिया है ना? स्नेल्स लॉ थर्ड स्टेप क्या आ गया? थर्ड स्टेप आ गया स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin I ओवर sin R इज इक्वल टू 1 and 2, which means n2 ओवर n1, और ये बन गया I ओवर R इज इक्वल टू n2 ओवर n1। हाँ, क्लियर है? n2 ओवर n1 को n भी लिख सकते हैं ना हम लोग, उसको n भी तो लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ऐसा, थोड़ा अलग से करने लग पड़ा। n2 ओवर n1 इज n, तो n r इस तरफ लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ I एंड R इन दिस इक्वेशन। आ रहा है ठीक है समझ? पुट वैल्यू ऑफ I एंड R इन दिस इक्वेशन, टेक इट एज अ 1। सो I की वैल्यू क्या बन गई? देखो mn ओवर प्लस mn ओवर nc इज इक्वल टू n, और R की वैल्यू इधर से ले लो mn ओवर ni प्लस mn ओवर nc। mn कॉमन लोगे, कटिंग होगी, तो बन गया 1 ओवर no प्लस 1 ओवर nc इक्वल टू n, 1 ओवर ni प्लस 1 ओवर nc। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? सिंपल मैथ्स चल रहा है। सो no को हम लोग लिख सकते हैं po, nc को pc, ni को pi और nc को pc। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? पॉइंट n एंड p आर वेरी क्लोज, जिस करके no को हमने कर दिया po, जहां पे n था तो p ले लिया। क्लियर है बात? अब साइन कन्वेंशन लगा दो। देखो p से o क्या होगा? माइनस ऑफ u। पता लग रहा ना? ये देखो u होता है, पर आप लोग उल्टा चल रहे हैं ना, इंसिडेंट रे इस तरफ है, हम लोग उल्टा आ रहे हैं। पोल से चलना होता है, चलना कहां से? पोल से चलना, हमेशा पोल से इस तरफ आना पड़ रहा है हमें, जो कि इंसिडेंट रे इस तरफ, तो नेगेटिव। ये बन गया 1 ओवर माइनस u। अच्छा, pc पॉजिटिव का ही आ रहा है, इस तरफ जा रहे हैं, देखो r ये है इंसिडेंट रे की तरफ में, तो 1 ओवर r, और ये n आ गया pi, p से i, ये उल्टा चल रहे हैं आप लोग फिर से, ये v होता है, लेकिन उल्टा चलने की वजह से माइनस का आएगा, तो माइनस 1 ओवर v, और pc से क्या? p2c पॉजिटिव का, तो ये आप लोगों का रिजल्ट बन चुका है। आप लोगों को सिंपल मैथ लगा के r वाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, और वो करने के लिए आप लोग क्या करोगे? ये r इधर ही रखा मैंने, देखो 1 ओवर r इधर ही रखा,
ये ब्रैकेट जैसे आप लोग ओपन करोगे तो बना n/r पॉजिटिव का, उसको इस तरफ लेकर आए तो नेगेटिव का बन गया -n/r। आई बात समझिए मनीष? और उस तरफ क्या आ गया देखो -n/v, Yes. और इसको ले गए उस तरफ तो प्लस का बन गया +1/u। तो ये भी आपका एक रिजल्ट बन गया। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r एलसीएम में कॉमन 1 - n = 1/u - n/v। तो ये आप लोगों का रिजल्ट इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। 1 - n/r और ये बन गया 1/u - n/v। डाउट तो नहीं है? अच्छा, n1 और n2 की फॉर्म में बनाना होगा तो इजी है, फिर से कर सकते हो ना चेंज। Yes, sir. And to over and one. डिवाइड करने आप इसको लिख सकते हो, डिवाइड करने वाला नहीं, इस बार मेथड बदला मैंने। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ये है n2/n1, दिस इज n2/n1। क्या है ये? इसको n2, ये बन गया 1 - n की जगह आप लोग लिख सकते हो n2/n1 Yes. ओवर r, और इसको क्या लिख सकते हो 1/u - n2/n1/r। आप लोग सॉल्व करना आएगा, Yes. ठीक है, सॉल्व करना आएगा। अगर ना करना होगा तो इधर सिर्फ चेंज कर सकते हो, n2/n1 की फॉर्म में अगर ले जाना होगा तो इधर n को डाल देना n2/n1, हो जाना है काम। Yes. समझ आ रही बात? डाउट तो नहीं कोई? ठीक है। अब इस पर क्या चेंज करने वाले हम लोग, अगर पूछा होगा आपसे n1 और n2 की फॉर्म में रिजल्ट, तो इधर जैसे से स्टेप बदल दो। इधर पहुंच रहे हो ना, इधर जैसे से क्या स्टेप कर दो, इस n की वैल्यू आप लोग डाल दो। कैसे कर दो देखो जरा, एज इट इज रख दो ना, इसको एज इट इज रख दो। क्या बन गया देखो, -1/u प्लस 1/r, इसको क्या लिखेंगे n को n2/n1 और 1 -1/v प्लस 1/r। जो मैं इधर बता रहा था हो तो उससे जाना है, तो थोड़ी कैलकुलेशन अलग से जानी। अब इस n1 को ले लो इस तरफ लेकर आओगे, बन गया n1 -1/u प्लस 1/r, और ये क्या बन गया n2 -1/v प्लस 1/r। लग रहा है ना पता? देन ब्रैकेट्स ओपन कर लो तो बन गया -n1/u प्लस n1/r इक्वल टू -n2/v प्लस n2/r। डाउट तो नहीं आ रहा है? हाँ, No, sir. अब इसको आर आर वाले इकट्ठे कर लो, ये और ये। तो इधर देखो n1/r, ये इस तरफ है माइनस n2/r, ये इस तरफ लेकर जाओगे दूसरी तरफ, ये बन गया प्लस का n1/u, और ये है माइनस n2/v। आ रही बात समझ? तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। r ऐसे ले लो, ये बन गया देखो n1 माइनस n2, और ये बन गया n1/u माइनस n2/v। आ रही बात समझ? Yes, sir. मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कुछ बुक्स में आप लोगों को थोड़े रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। तो अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लूँ, एक रिजल्ट ये बन सकता है, इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन गया n2 माइनस n1/r। क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया ऐसे, और इस तरफ माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया, ये n2/v पहले आ गया माइनस n2/u आ गया, और ये माइनस से माइनस काट दो, तो ये भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये बोलना चाह रहा हूँ, आ रही बात समझ? Yes. ये भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना माइनस की वजह से। आ रही बात है समझ? अगर n की फॉर्म में बनाना होगा तो ये रख लो, अगर n1 n2 की फॉर्म में देना होगा तो इधर से बदल देना। Yes. बातें हो रही ना क्लियर? काम क्या किया हम लोगों ने, कन्वेक्स का ही काम किया है। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम पे था दोनों केसेस में, बट इमेजेस जो थी वो हम लोग की रियल और वर्चुअल बनी। वर्चुअल इमेज तब बननी है जब ऑब्जेक्ट क्लोज रखेंगे, और वर्चुअल इमेज का मतलब है जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज। रियल का मतलब है दूसरी तरफ इमेज, जो कि मिरर्स में उल्टा। आ रही बात समझ? माइंड पे रखना बातें, धीरे धीरे अगले केस आएंगे तो और ज़्यादा ये बनेगा। वर्किंग प्रोसेस सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना कि पिछले में अलग से कर दिया था, इसमें कुछ अलग कर रहे हैं। सेम है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सिंपल मैथ्स है और क्या।